नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बाइडेन के बयान से बुरे फंसे पीएम मोदी की, राहुल गांधी के निशाने पर आई बीजेपी की, बात करेंगे गांधी परिवार पर हिमंता के बिगड़े बोल की, 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारियों की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे आरएसएस में मची भगदड़ की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया भारत विवाद पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं, लेकिन बिना संशोधन के इंडिया हटाना असंवैधानिक होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 के बाद पीएम मोदी को दिलाई बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर की याद। बोले, हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बच रही है मोदी सरकार। संसद के विशेष सत्र पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी ने कभी नोटबंदी और मणिपुर पर विशेष सत्र नहीं बुलाया। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 528 अंकों की उछाल के साथ 67,127 पर हुआ बंद। निफ्टी 176 अंकों की तेजी के साथ 19,996 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर दिल्ली आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी, जिसके बाद अपनी भारत यात्रा के बाद वियतनाम पहुंचे बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से मानवाधिकारों और स्वतंत्र प्रेस को लेकर चर्चा हुई। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो कैसे बाइडेन ने मोदी को फंसाया, देखते हैं ये रिपोर्ट। G20 समिट में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को पत्रकार वार्ता की इजाजत नहीं थी। खासतौर से पीएम मोदी से द्विपक्षीय बैठक के बाद किसी तरह की पत्रकार वार्ता के लिए भारत की ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांगी गई इजाजत को भी भारत सरकार ने खारिज कर दिया। ऐसे में बाइडेन को पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर सवालों के जवाब दिल्ली की जगह वियतनाम में पहुंचकर देने पड़े। पीएम से हुई मुलाकात को लेकर बाइडेन ने कहा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने मानवाधिकार का सम्मान करने, देश को मजबूत बनाने में सिविल सोसाइटी और प्रेस की आजादी की भूमिका के महत्व के बारे में पीएम को बताया। साफ है, बाइडेन ने पीएम के सामने मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे उठाए, जो अमेरिका में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से किए गए थे। अमेरिका में पीएम ने सिर्फ एक सवाल पूछने की विदेशी मीडिया को इजाजत दी थी, और शायद 9 साल के शासनकाल में पीएम से पूछा गया ये एक ही सवाल था, और उसी में पीएम फंसते दिखे थे। ऐसे में जब बाइडेन ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर बयान दिया, तो भारत ने कांग्रेस में पीएम मोदी को घेर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी बाइडेन से कह रहे थे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न करने दूंगा। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी के राज में इसी तरह लोकतंत्र चलता है। बाइडेन के बयान से देश में घमासान मचा है। उधर बीजेपी में राहुल गांधी को लेकर भी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। अपने यूरोप दौरे को लेकर राहुल गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं। नीदरलैंड के बाद आज राहुल गांधी नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से राहुल कर रहे हैं मोदी सरकार की घेराबंदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी बेल्जियम और फ्रांस के बाद नीदरलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने हैग में लीडन, ग्रोनिंगन और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एकेडमिक संगोष्ठी में भाग लिया। विश्व में भारत विषय पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में छात्रों, विद्वानों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने देश की स्थिति, मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई। इससे पहले पीओ यूनिवर्सिटी के छात्रों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार में कमजोर जातियों, ओबीसी, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों की अभिव्यक्ति और भागीदारी को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने देश का नाम इंडिया अंग्रेजी में बदलकर भारत किए जाने पर कहा कि विपक्षी गठबंधन से बीजेपी डर गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश का इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चले। नीदरलैंड के बाद अब कांग्रेस नेता नॉर्वे पहुंच गए, जहां वो ओस्लो में देश के सांसदों से मुलाकात करेंगे। वो अनिवासी भारतीयों से भी मिलेंगे और ओस्लो विश्वविद्यालय की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी 12 सितंबर की देर रात को दिल्ली लौटेंगे। राहुल गांधी के यूरोप दौरे से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। आज राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं।
चुनौती तो कांग्रेस भी बीजेपी के सामने पेश कर रही है, जिससे बीजेपी नेता बौखला गए हैं और गांधी सरनेम को लेकर राहुल को घेर रहे हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गांधी सरनेम पर बेतुका बयान दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में अभी G20 का बड़ा आयोजन खत्म हुआ है, जिसमें दुनिया भर के नेता दिल्ली पहुंचे थे। G20 की बैठक के बाद दिल्ली घोषणा पत्र पर भी आम सहमति बन गई। अभी मोदी इस बात का जश्न मना पाते, इससे पहले ही उनके अपने नेता ने उन्हें फंसा दिया। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गांधी टाइटल का इस्तेमाल करने पर सवाल उठा दिए। गुवाहाटी में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करने के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने गांधी परिवार पर देश को तोड़ने के लिए काम करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से गांधी टाइटल वापस करने को कहा और गांधी परिवार को नकली सरदार भी कहा। इसके साथ ही G20 के आयोजन के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए हिमंता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान देश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना पैदा हो रही है। कांग्रेस ने देश की आजादी के 25 साल या 50 साल का जश्न नहीं मनाया, लेकिन पीएम मोदी ने आजादी के 75 साल का जश्न मनाया। लेकिन पीएम की तारीफ करने के चक्कर में हिमंता बिस्वा शर्मा ने गलत बयानी कर दी। आपको बता दें कि आजादी के 25 साल पूरा होने पर साल 1972 में 14 और 15 अगस्त की रात को जश्न मनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरा होने पर भी 9 अगस्त 1992 की आधी रात को संसद का विशेष सत्र आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, क्योंकि मौका भारत की आजादी के 50 साल पूरा होने का था। इस दौरान सरकारें कांग्रेस की ही थी। हिमंता के बयान से बीजेपी के डर को साफ देखा जा सकता है। इधर इंडिया गठबंधन 2024 को लेकर तैयारियों में जुटा है। मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन तेजी से मजबूत हो रहा है और इसका डर अब बीजेपी नेताओं के बयानों में भी दिखाई देने लगा है। इस बीच गठबंधन की कोऑर्डिनेशन की बैठक की तारीख भी तय हो गई है। इसे लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है लालू ने और कहां होगी इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक? देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को मुंबई में इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन का गठन किया गया था और अब इस कोऑर्डिनेशन की पहली बैठक बुला ली गई है। बैठक एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के दिल्ली आवास पर होगी और इसमें सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की अगली बैठक और गठबंधन की रैलियों सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसे लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि दिल्ली में 12 और 14 सितंबर तक इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी। 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी। लालू ने कहा कि 28 दलों के इंडिया संगठन में संयोजक के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। अब दूसरों मुद्दों पर तेजी से चर्चा शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन जल्द ही चुनावी मैदान में कूदने वाला है। अब उम्मीदवारों का चयन करने का काम भी शुरू किया जाएगा। इस दौरान लालू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। लालू ने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख पीएम मोदी जनता को छलने के प्रयास में जुट गए हैं, लेकिन कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का बजरंग बली का नारा काम नहीं आया। देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लालू ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बाबा साहेब के संविधान को बेच देना चाहती है। लालू ने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, वो देश को बांट रही है और लोगों के बीच मतभेद पैदा कर रही है। अब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। इंडिया की इस तैयारी से बीजेपी टेंशन में है। टेंशन में तो तेलंगाना की केसीआर सरकार भी है। राज्य में कांग्रेस के बढ़ते दबदबे से सत्ता पर काबिज बीआरएस मुश्किल में दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस अपनी 5 गारंटियों का ऐलान तेलंगाना में करने की भी रणनीति बना रही है, जिससे केसीआर काफी डरे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की नजरें तेलंगाना की सत्ता पर टिकी हैं। राज्य में चुनावों को देखते हुए पार्टी ने 16 और 17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हैदराबाद में बुलाई है। 17 सितंबर को बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हैदराबाद में लगेगा। इस दौरान सोनिया गांधी 5 गारंटियों का ऐलान भी करेंगी। कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 2 लाख रुपए तक किसानों की कर्ज माफी, 4000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता, धान की फसल की खरीद की एमएसपी से ज्यादा कीमत पर खरीद की गारंटी,
परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति महीना देने और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर की गारंटी देने की तैयारी कर चुकी है। और सिर्फ गारंटी दी ही नहीं जाएगी बल्कि इसका प्रचार भी किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर पार्टी की गारंटी के बारे में जनता को बताएंगे। ये भी बताएगी कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर उसे लागू भी कर दिया गया। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो भी गारंटी दी जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। वैसे रैली से पहले ही कांग्रेस की मजबूती के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि 17 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली में संयुक्त आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला औपचारिक तौर पर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करेंगी। दोनों ही पार्टियों में इसको लेकर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस के इस दांव से केसीआर बैकफुट पर हैं, वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी मोदी सरकार सवालों में है। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, चुनाव आयोग के साथ ही राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। मोदी सरकार बड़े बड़े इवेंट के सहारे प्रचार में जुटी है तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की कमियां सामने लाने में जुटी है। और अब कांग्रेस ने मोदी सरकार में हुए बड़े घोटाले से पर्दा उठाने का दावा किया है। तो क्या है मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है और इस घोटाले का खुलासा किया है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। कहा कि ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार रोजाना नए सी गुफा छोड़ती है, लेकिन कश्मीर में एक बड़ा घोटाला हुआ है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यानी सीधे सीधे केंद्र का शासन इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के नाम पर 13,000 करोड़ का करप्शन किया गया है और इस मामले को उठाने वाले एक IAS अधिकारी हैं जो कि गुजरात के हैं और दलित हैं। इस अधिकारी का बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना भी केंद्र सरकार की योजना है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि घोटाला का पर्दाफाश करने वाले अधिकारी का डिमोशन कर दिया गया है, उन्हें जूनियर स्तर के पद पर ट्रांसफर किया गया है। घोटाले की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। मोदी सरकार क्यों 13,000 के घोटाले को उजागर करने के लिए सजा दे रही है? गृह मंत्रालय आखिर शिकायत के बावजूद जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या यह LG कार्यकाल है जो कथित तौर पर चूक और कमीशन के कार्यों में लिप्त है? अभी तो केवल छोटी मछली को ही चिन्हित किया गया है, लेकिन बड़ी मछली कहाँ है? ये लूटा हुआ पैसा कहाँ गया? किसकी जेब भरी जा रही थी? कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के शीर्ष अधिकारियों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने IAS अधिकारी परमार के खुलासे के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों को पदोन्नत किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि हम ये भी जानते हैं कि पकड़ा गया संदिग्ध ठग संजय राय शेपुरिया भाजपा RSS इकोसिस्टम का हिस्सा था, जिसने साल 2019 में लोकसभा चुनावों में मनोज सिन्हा को 25 लाख का उधार दिया था। मनोज सिन्हा गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया और उनके कार्यकाल में ही 13,000 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस के इस खुलासे के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश में बदलाव की बयार शुरू हो गई है, इसलिए हमने भी आज कुछ बदलाव किया है। वहां बदलाव के डर से OP राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जेल जाएंगे। उन्हें डर होगा कि कहीं पूरा उत्तर प्रदेश ही घोसी न बन जाए। उनका डर सही भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात RSS में मची भगदड़ की। बीजेपी में गुटबाजी और बगावत की खबरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन जब बात बीजेपी के थिंक टैंक RSS की होती है तो बस विचारधारा के लिए समर्पित स्वयं सेवकों का चेहरा ही सामने आता है। लेकिन अब RSS में भी फूट पड़ गई है और RSS के पूर्व प्रचारकों और स्वयं सेवकों ने एक नई राजनीतिक पार्टी जनहित पार्टी का गठन कर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट।
भाजपा और आरएसएस दोनों में ही नाराज लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा से नाराज नेताओं का पार्टी छोड़ने और पार्टी बनाने का सिलसिला अब आरएसएस तक पहुंच गया है। देश के कोने कोने से रविवार को भोपाल पहुंचे आरएसएस के पूर्व प्रचारक और स्वयं सेवकों ने जनहित पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। भोपाल में हुई बैठक में इसके 5 सूत्रीय एजेंडा तय किए गए हैं। इन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर जनहित पार्टी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को आगामी चुनावों में घेरेगी। आरएसएस के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने कहा कि देश की जनता आज एक स्वच्छ राजनीति की ओर देख रही है और नेता आज जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना भूल गए हैं। भाजपा की ही बात की जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान विचारकों ने जिन विचारों पर पार्टी की स्थापना की थी, वो विचार आज भाजपा में कहीं भी नजर नहीं आते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन्हीं विचारों को अक्षरशः पालन करेंगे और राजनीति में एक नया उदाहरण पेश करेंगे। जैन ने बताया कि 15 सालों से जनता की लड़ाई सरकार के सामने ही लड़ रहे हैं। हम 5 लाख हस्ताक्षर कर जनता की मांग सरकार के समक्ष रखते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। इसलिए लगा कि 5 लाख वोट इधर से उधर हो जाए तो जनहित मामलों पर सरकार ध्यान देगी। पूर्व प्रचारक अभय जैन ने 1986 से 2002 तक इंदौर में विभाग प्रचारक और मध्य भारत प्रांत के सेवा प्रमुख का दायित्व निभाया। 2002 से 2005 तक सिक्किम में रहे। ग्वालियर के मनीष काले और विशाल बिंदल भी हैं। वो अलोकतांत्रिक रवैये और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। अब इन स्वयं सेवकों के मुखर होने की शुरुआत भोपाल से हो चुकी है। आने वाले समय में ये विरोध और जनहित पार्टी भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।